इसके अलावा इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर विकास कुमार का धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं IGNTU के फॉर्मर वाइस चांसलर और राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद के अध्यक्ष और हमारे अग्रज प्रोफेसर त्रिपाठी सर का बहुत अभिवादन करती हूँ। साथ ही साथ मैं सभी जो यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो श्रोतागण हैं उनका भी अभिवादन करती हूँ। ये लग रहा है किसी का ऑन है माइक। सर्वप्रथम मैं अब शुरुआत कर रही हूँ महिला सशक्तिकरण व शिक्षा विकसित भारत की अनिवार्यता। जैसे ही विकसित शब्द आता है तो अधिकतर लोगों के दिमाग में यह कौंध जाता है कि विकसित का तो अर्थ वेस्ट है, यानी जो हमारा पश्चिम देश है उन्हें विकसित रूप में देखा जा सकता है। तो हम वहीं के संघर्ष या महिला संघर्ष से इस बात को शुरू करते हैं। महिला संघर्ष महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता प्राप्त करने हेतु 18वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रारंभ हुआ एक प्रयास था, जिसे वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण का नाम दिया गया था, जिसमें स्त्री को स्वचेतना प्राप्त करने के लिए उसकी उन्नति, उसके शिक्षा के विकास के अवसर देने की बात की गई थी। ये विचार सर्वप्रथम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जो कि इंग्लैंड की एक लेखिका थी, उनकी पुस्तक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसे 1792 में इंग्लैंड में प्रकाशित किया गया, उसके बाद प्रारंभ हुआ। इसमें महिला शिक्षा, महिला रोजगार, महिला के राजनीति में स्थान जैसे प्रश्नों को समाज के समक्ष रखा गया। इसके पश्चात बहुत सी जो लेखिकाएं थी जो वेस्ट की, जैसे सुजन बी एंथनी थी, एमिली डेविस थी इत्यादि, ये महिलाओं के अधिकारों को लेकर काफी संघर्षरत रहे और 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते लगभग यूरोप के सभी देश महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आंदोलन वहां प्रारंभ हो गए। प्रथम विश्व युद्ध में जब लीग ऑफ नेशंस बना तो उस समय महिला के अधिकारों की उसमें बहुत बात नहीं की गई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो महिला उत्थान की एक अलग शाखा बनाई गई, जिसे द कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन या CSW की संज्ञा दी गई थी। इस तरह से देखा जाए तो पश्चिम में, जिसे हम बहुत ही विकसित देश या विकसित राष्ट्र के नाम से जानते हैं, यहाँ स्त्री संघर्ष की, यहाँ भी स्त्री संघर्ष की जो कहानी है वो 19वीं और 20वीं शताब्दी तक जारी रही है। अब यदि हम भारतीय संदर्भ में महिला के एम्पावरमेंट या महिला के सशक्तिकरण और एजुकेशन, शिक्षा को समाहित करके उठाकर देखें तो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में आज की तारीख में हमारा समसामयिक विषय है स्त्री, तो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम की एक अभिन्न अंग रही है। हम अगर अपने प्राचीन भारत में जाते हैं और प्राचीन भारत की सोच में जाते हैं तो वहां की स्त्री तो हमें वैदिक एज में बड़ी ही कंफर्टेबल, इक्वल स्टेटस, इक्वल एजुकेशन, इक्वल फ्रीडम, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स में दिखाई देती। ऋग्वेद के समय काल में तो 27 स्कॉलर्स के नाम आते हैं। उस समय लोपामुद्रा को ऋग्वेद के 2 वर्सेस की कंपोजर भी कहा जाता है। विश्वरा घोषा गार्गी, जिन्हें उनके अध्यात्म के कारण ऋषिकास की संज्ञा भी दी जाती है। वो काल था जब स्त्रियों का या महिलाओं का उपनयन संस्कार किया जाता था। दैट वाज इनिशिएशन इनटू वैदिक स्टडीज एंड गायत्री मंत्रा। और ऐसी फीमेल्स जो इन दोनों की दीक्षा प्राप्त कर लेती थी उन्हें ब्रह्मवादिनीस की संज्ञा दी जाती थी। तो हमारा कल्चर तो
हम पश्चिम को विकसित देखते हैं, लेकिन हमारा कल्चर तो बहुत पहले से ही बहुत विकसित रहा है स्त्री के मामले में। हालांकि पोस्ट वैदिक जो काल आया है, जिसमें धर्मशास्त्र आए हैं, उसके बाद स्त्री की स्थिति में परिवर्तन शुरू हुआ है, जहां पर देवदासी प्रथा, डाउरी सिस्टम, पॉलीगमी या बहुविवाह जैसी प्रथाओं का प्रचलन हुआ है। और 1200 से 1700 का जो काल है, जो हमारे यहाँ इस्लामिक युग है या सल्तनत और मुगल पीरियड का काल है, वो उसे हम डार्क एज के नाम से स्त्रियों के लिए मानते हैं पूरी तरीके से। और उस समय जो स्त्रियों का विकास है, जो भारतीय स्त्रियों का विकास है, वो निश्चित रूप से बहुत बाधित हुआ। इसके पश्चात एक और पीरियड आता है जिसे हम कॉलोनियल पीरियड के नाम से या औपनिवेशिक समय या काल के नाम से जानते हैं। औपनिवेशिक काल आते ही यूरोपीय जब भारत आते हैं, या जिसे हम कहते हैं वेस्ट के लोग जब भारत आते हैं, तो वो अपनी शासन की प्रवृत्ति को लेकर बहुत सी चर्चाएं करते हैं। इन चर्चाओं में ये दो मुख्य चर्चाएं करते हैं। एक वर्ग है इनका ओरिएंटलिस्ट का और दूसरा वर्ग है यूटिलिटेरियंस का। ओरिएंटलिस्ट या जो प्राच्यवादी भारत में आते हैं, जिनमें सर विलियम जोन्स और एच विल्सन जैसे इतिहासकारों आते हैं, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, वो तो जब भारत की सभ्यता और भारत के वेदों और भारत के पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि ये सभ्यता तो बहुत पुरानी है और साथ ही साथ बहुत ही ये जिसे कहते हैं उज्जवल सभ्यता है। और उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। लेकिन ये अगर उन्हें भारत पे शासन करना था, तो उसके लिए उन्हें कोई ना कोई, वेस्ट को या ब्रिटिशर्स को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देना था। और वो जस्टिफिकेशन आता है बेंथम की यूटिलिटेरियस्ट थियरी से, जिसे हम उपयोगितावादी सिद्धांत कहते हैं, जहां पर यह सिद्ध करने की पूरी कोशिश कर दी जाती है कि हम यानी अंग्रेज भारत में आए हैं वेलफेयर की सोच को लेकर, और इस वेलफेयर में स्त्री का वेलफेयर भी शामिल है, क्योंकि डार्क एजेस में स्त्रियों के स्टेटस में बहुत गिरावट आ गई है। इसलिए हम उनके बेटरमेंट के लिए आए हैं। हम व्हाइट मैन थियरी बर्डन को मानते हैं और इसलिए हम यहाँ पे सभ्यता को सही करने आए हैं। इस प्रकार के विचार के साथ उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दिया, जिसमें जे.एस. मिल साहब का बहुत बड़ा योग रहा। उन्होंने ये कहा कि ये आवश्यक है कि अब भारत में सुधार किया जाए और स्त्री संबंधित सुधार। जब ये बातें की गई तो भारत में इसके दो इम्पैक्ट फैक्टर्स हुए। पहला इम्पैक्ट फैक्टर हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट के रूप में देखते हैं और दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर इसका हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के रूप में देखते हैं। रिफॉर्मेशन मूवमेंट या समाज सुधार आंदोलन, ये समाज सुधार आंदोलन वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन साथ ही साथ भारत के उन सोशल कस्टम्स को समाप्त करना चाहते थे जो उनका अन्ना था कि हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं थे। किन्हीं और कारणों से ये भारत में इस तरह के सोशल कस्टम्स पैदा हुए थे, जैसे सती व्यवस्था। तो इसके खिलाफ समाज सुधार आंदोलनों ने आवाज उठाई। तो इस तरह से हम इसे भारतीय जो विमेन हिस्ट्री है या स्त्री का इतिहास है, जो स्त्री का इतिहास स्त्री की सजगता और स्त्री के सशक्तिकरण और शिक्षा को लेकर है, हम इसको एक पहला चरण मानते हैं। तो इस पहले चरण में एक और तो ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट या समाज सुधार आंदोलन थे, तो दूसरी ओर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स आते हैं, जिन्हें हम पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहते हैं, क्योंकि इनको यह कि हम जैसे कि आर्य समाज, जहां पर यह कहा गया दयानंद सरस्वती द्वारा कि हम बैक टू वेदास, हम तो अपने वेदास पर वापस जाएंगे, जहां स्त्री का इतना सम्मान होता था। तो ये जो फर्स्ट फेज में
जो महिलाओं के लिए सुधार शुरू हुए वो इन्हीं पुरुष वर्ग द्वारा शुरू हुए, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह, पॉलीगमी या बहुविवाह, विमेन एजुकेशन पर ध्यान दिया, विडो रीमैरिज एक्ट्स, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाए और सती से संबंधित अधिनियम पारित करो। इस समय के जो विमेन की एजुकेशन पैटर्न था उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। और इस समय जो आधुनिक शिक्षा के लिए 3 एजेंसीज आगे आई। पहली एजेंसी थी ईसाई मिशनरी, जो शुरू होती है श्रीरामपुर मिशनरी से, जहां महिला स्कूलों की स्थापना हो रही है। दूसरी ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे लिवरपूल स्कूल, विलियम स्कूल इत्यादि। और फिर प्रगतिशील भारतीय द्वारा स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें आप ज्योतिबा फूले का नाम देखते हैं, या अन्य जो समाज सुधारक हैं उनका नाम देखते हैं, केशव चंद्र सेन का नाम देखते हैं। बहुत से ऐसे समाज सुधारक हैं जिनका नाम इस समय नहीं बता रही। इन सारे समाज सुधारकों द्वारा जो पहला चरण है स्त्री के सुधार का, वो किया गया, क्योंककि वो स्त्री की एजुकेशन द्वारा स्त्री को सशक्त बनाना चाहते थे भारत में। 1863 से 1890 के मध्य इस काल में यदि शिक्षा का विस्तार देखा जाए तो जो रिसर्चेस हुई हैं उन रिसर्चेस में ये पता लगता है कि स्त्रियों के जो स्कूल थे उनकी संख्या 1000 से ज्यादा नहीं थी। 1854 से 1882 के मध्य माध्यमिक स्कूल 75 थे। लॉर्ड रिपन द्वारा 3 फरवरी 1882 को प्रथम शिक्षा आयोग भी नियुक्त किया गया था, जिसमें उन्होंने यह जाहिर किया कि भारत की 98% लड़कियां स्कूल अभी नहीं जाती। और पहली बार इस आयोग द्वारा स्त्री शिक्षा के सुझाव भी दिए गए, छात्रवृत्ति व्यवस्था के भी सुझाव दिए गए, स्त्री निरीक्षकों की व्यवस्था भी बात की, वह अन्य स्त्री के आगे जो एजुकेशन है इनसे संबंधित बहुत से रिकमेंडेशंस किए गए। तो ये एक पहला चरण था जो स्त्री की शिक्षा से संबंधित था, और ये माना जाता था कि स्त्री शिक्षित होगी तो वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ेगी। इसके पश्चात एक दूसरा फेज आता है या दूसरा चरण आता है, जो अपने आप में स्त्री शिक्षा और स्त्री सशक्तिकरण इन दोनों के गठबंधन का एक बहुत बड़ा फेज है। ये फेज जिसे हम सेकंड चरण कहते हैं या द्वितीय चरण कहते हैं, इसमें वो फर्स्ट जेनरेशन की स्त्रियां आती हैं जो ट्रेल ब्लेजर्स कहलाती हैं या पथ प्रदर्शक कहलाती हैं, जिन्होंने एजुकेशन द्वारा न केवल स्वयं को एम्पावर किया बल्कि उस समय की स्त्रियों की सोसाइटी को भी एम्पावर करने का पूरा प्रयास किया। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, जैसे अगर हम शुरुआत करें तो डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल जोशी। डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल जोशी, जिनका विवाह मात्र 9 साल में हुआ, उनके पति उनसे 20 साल बड़े थे, और इन्होंने मात्र 14 साल की अवस्था में एक बॉय बेबी को जन्म दिया, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सका। और उस दिन उन्होंने ये तय किया कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, और मुझे अपनी फिजिकल बेयरेंस से उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, हमें अपने को सशक्तिकरण करना है और अन्य स्त्रियों की हमें सहायता करनी। उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट स्पैन की थी, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो पहली इंडियन फीमेल फिजिशियन थी जिन्होंने अमेरिका जाकर वुमेन मेडिकल कॉलेज पेंसिल्वेनिया में जाकर मेडिकल डिग्री प्राप्त की थी, मेडिसिन की पढ़ाई की थी। इसमें उनके पति ने उनका योगदान दिया, और उनको पैसे अरेंजमेंट करने के लिए अमेरिकन मिशनरीज को लेटर लिखा गया। 1886 में इन्होंने अपनी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को पूरा किया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी समय जापान की ओकामी और साथ ही साथ सीरिया की साबत, ये 2 ऐसी महिलाएं थी अपने अपने देशों की जिन्होंने
जो पहली फीमेल फिजिशियंस बनी थी। तो इससे आपको ये मालूम होता है कि हम वेस्ट कहीं बहुत पीछे नहीं थे। क्वीन विक्टोरिया ने, जो कि उस समय भारत की एम्प्रेस थी, इनको बधाई का पत्र भी भेजा। दूसरी ट्रेल ब्लेजर की अगर हम बात करें, पथ प्रदर्शक की, तो कादम्बिनी गांगुली की बात आती है। इनके पेरेंट्स प्रोग्रेसिव सोच के थे। इनके पिता ब्रजकिशोर बसु एक समाज सुधारक थे, ब्रह्म समाज सम्मिलित थे। 1882 में कादम्बिनी गांगुली ने देहरादून की चंद्रमुखी बासु के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से बैचलर्स डिग्री प्राप्त की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरे ब्रिटिश एम्पायर की पहली 2 ग्रेजुएट्स थी। ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड में महिलाओं ने ग्रेजुएशन नहीं किया था, 1-2 महिलाओं ने इनसे पहले ग्रेजुएशन दिया था, लेकिन महिला होने के कारण उन्हें डिग्री ही नहीं जल्दी दी गई थी। तो दे वेयर कॉल्ड द फर्स्ट 2 ग्रेजुएट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसके बाद कादम्बिनी गांगुली जी ने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और 1886 में ग्रेजुएट ऑफ बंगाल मेडिकल कॉलेज से ये बाहर निकली और ये डॉक्टर अपॉइंट हुई लेडी डफरिन वुमेन्स हॉस्पिटल में और बहुत डेडिकेशन से इन्होंने काम किया। अब इनका डेडिकेशन का लेवल इतना था कि ये रात रात भर तक काम करती थी। ये नेपाल की रॉयल फैमिली की भी फैमिली डॉक्टर हुआ करती थी। तो इनके रात रात काम करने से जो उस समय का समाज था, उसमें से कुछ लोग ने, जैसे 1891 में बंगभाषी, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स बंगाल जर्नल था, उनको प्रोस्टिट्यूट का दर्जा दे दिया, जिसके खिलाफ उनके पति ने केस फाइल किया और अल्टीमेटली बंगभाषी के जो संपादक थे उन्हें 6 महीने की जेल काटनी पड़ी। तो ये हम आपको एक तरह से संघर्ष बता रहे हैं कि किस तरह से इन पथ प्रदर्शकों ने अपने लाइफ में संघर्ष किया, एजुकेशन प्राप्त की, एम्पावर किया अपने आप को और साथ ही साथ अपने सोसाइटी को भी योगदान दिया, जिससे और महिलाएं भी एम्पावर्ड हो सके। इसी प्रकार चंद्रमुखी बसु, जो कि पहली विमेन थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1884 में, जिन्होंने एमए किया था। बाद में ये बेथुन स्कूल में प्रिंसिपल बनी। अब हम बात करते हैं कॉर्नेलिया सोरबजी की। ये पहली फर्स्ट वुमेन लॉयर ऑफ इंडिया थी। इनके पेरेंट्स शुरू से ही वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। ये पहली महिला थी जिन्होंने 300 मेल स्टूडेंट्स के बीच में अकेले पुणे में, डेक्कन कॉलेज पुणे में इंग्लिश लिटरेचर की परीक्षा पास की थी। उन्हें ऑनर्स की डिग्री प्राप्त हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की ये पहली ग्रेजुएट थी और फिर ये यहाँ से ऑक्सफोर्ड पढ़ने गई थी। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड में जब ये लॉ की पढ़ाई करने गई तो इन्हें भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, तो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को लेटर लिखा कि उनका एडमिशन होना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जरूरी है कि हमें फाइनेंस किया जाए। और उस समय कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस और साथ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी इनकी सहायता की थी और उस समय ये ऑक्सफोर्ड पढ़ने गई, वहां से लॉ पढ़ के आई। लेकिन विसंगति आप समझिए कि भारत में उस समय बैरिस्टर के पद पर कोई भी महिला कार्य नहीं कर सकती थी। तो 1923 में जाकर उनको यह सम्मान प्राप्त हुआ कि वो जाकर कार्य कर सके या लॉ की प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद एक और केस आता है, रुक्माबाई केस। ये अपने आप में एक अजब केस था जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के संघर्ष को दिखाता है। रुक्माबाई ने एक लीगल बैटल लड़ी थी और ये लीगल बैटल उनकी फेमस इसलिए है 1885 की क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हुआ और बहुत ही प्रचलित हुआ था। ये केस था कि ये 11 वर्ष की अवस्था में इनके विवाह दादाबाई बीकाजी से हो गया था और दादाबाई बीकाजी के पास ये जाने को तैयार नहीं थी।
जबकि ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ कहता था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुनल राइट्स, यानी वैवाहिक अधिकारों की बहाली, यानी हस्बैंड अपनी लीगली वेडेड वाइफ को कंपेल कर सकता है कि वो उसके साथ रहे। इसके खिलाफ केस लड़ा रुक्मूबाई ने और उनके पिता ने, और ये केस नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन का बना, और इस की वजह से इस लॉ को ब्रिटिश सरकार को वापस लेना पड़ा और एज ऑफ कंसेंट लॉ 1891 में स्थापित हुआ। इसके पश्चात ये मेडिसिन की पढ़ाई, और इन्होंने ब्रिटेन की रानी से ये गुजारिश की, महारानी से, कि इनकी शादी को डिसॉल्व कर दिया जाए या भंग कर दिया जाए, और ब्रिटेन की महारानी ने इनकी शादी को भंग किया। ये नहीं जाना चाहती थी अपने हस्बैंड के पास, और इसके बाद ये स्टडी करने 1894 में मेडिसिन की स्टडी करने लंदन गई। यहाँ शिवाजी राव होलकर ने इनकी मदद की फाइनेंशियली, और इसके बाद ये मेडिकल ऑफिसर बनी पुणे में, और इन्होंने पैम्फलेट निकाला, पर्दा, द नीड ऑफ एबॉलिशन। अब आपको यहाँ जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हम वेस्ट की बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वुमेन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना 1879 में शुरू किया, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने वुमेन के एडमिशन 1878 में ही प्रारंभ कर दिए थे। तो वुमेन के एम्पावरमेंट में हमारे देश ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, और ना ही हमारी जो समाज में महिलाएं हैं उन्होंने कहीं से भी वो भी कभी पीछे नहीं रह गई। अब अगर हम कमला सोहोनी की बात करते हैं, 1933 में ये पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में रिसर्च करने की बात उठाई। जब इन्होंने एप्लीकेशन दी तो उस समय वहां के चेयरपर्सन डॉक्टर सीवी रमन थे, जिन्होंने मना कर दिया कि महिलाओं के यहाँ एडमिशन नहीं होते। इन्होंने उनके ऑफिस के सामने धरना दिया, अनेक समाज सुधारकों को वो साथ में लेके गई, और अल्टीमेटली यह हुआ कि नहीं, इनका एडमिशन होगा। और उसके बाद इनकी जो पढ़ाई थी इससे ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के जो द्वार थे वो महिलाओं के लिए 1937-38 में रमन द्वारा खोल दिए गए। तो ये भी एक ट्रेल ब्लेजर थी। साथ ही साथ अब हम हुमायूं व्यारवाला की बात करते हैं, जो इंडिया की पहली वुमेन फोटो जर्नलिस्ट थी। ये भी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने स्वतंत्रता से पहले जे स्कूल आर्ट्स में इन्होंने पढ़ाई की, मेल स्टूडेंट्स के साथ अकेले पढ़ाई की, जो उनके लिए एक बहुत डिफिकल्ट चीज थी। वहां वो मानेकशॉ व्यारवाला के साथ से उनकी मुलाकात हुई, जो कि फ्रीलांसर फोटोग्राफर थे, और उनके साथ मिलकर उनसे उनका विवाह हुआ, और उसके बाद उनके साथ मिलकर उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया इत्यादि में फोटोज देने का कार्य किया। इन्होंने जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ है या जब स्वतंत्रता हुई है भारत की, और जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी एट रेड फोर्ट हुई है उसकी फोटोग्राफी इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ये ट्रेल ब्लेजर्स के अलावा बाकियों के आपने काफियों के नाम सुने हुए हैं, जैसे पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में आप जानते ही हैं कि उनके पिता कितने ज्यादा स्त्रियों की शिक्षा के लिए उनका रुझान था कि उन्होंने अपनी 9 साल की पत्नी की शिक्षा के लिए अपना गांव छोड़ दिया, क्योंकि गांव उनका विरोध कर रहा था। उसके बाद उन्होंने पंडिता रमाबाई जी की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। रमाबाई जी बहुत जल्दी ही अनाथ हो गए, 1877 में ही उनके माता पिता चले गए, पर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनकी विद्वता के कारण उन्हें सरस्वती का नाम दिया। उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की, और 1882 में जब अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड रिपन ने एजुकेशन कमीशन की स्थापना की, तो उस समय वो उस कमीशन के समक्ष उपस्थित हुई, और उन्होंने इस बात की सिफारिश की कि जब तक वुमेन टीचर्स और वुमेन इंस्पेक्टर्स नहीं होंगी तब तक महिलाएं भारत की जल्दी आकर स्कूलों में या विद्यालयों में शिक्षा नहीं ले पाएंगी। यंग विडोज को पढ़ाने के लिए उन्होंने शारदा सदन बनाया था। इसी तरह स्वर्ण कुमारी देवी, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर जी की चौथी
डॉटर थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। देवेंद्रनाथ टैगोर जी की 4th डॉटर थी। उन्होंने नॉवल लिखी थी दीप निर्मल। इन्होंने लेडीज थियोसॉफिकल सोसाइटी, सखी समिति और साथ ही साथ इनकी बेटी ने सरला देवी चौधरानी जो थी, इन्होंने अंतरंग दल बनाया था। ये एक सेल्फ डिफेंस का दल था, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश सोल्जर्स हुआ करते थे, वो जब वो शहरों में घूमते थे तो वो अक्सर लड़कियों के साथ, भारतीय लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो उनसे बचने के लिए एक सेल्फ डिफेंस उन्होंने दल बनाया था, जिसमें स्त्रियां आके अपनी सुरक्षा के लिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस की चीजें सीखा करती थी। इसी तरह से आप सावित्री बाई फुले का नाम ले लीजिए, या ताराबाई शिंदे का नाम ले लीजिए, रुकैया सखावत हुसैन जी का नाम ले लीजिए, जिन्होंने स्त्रियों, जो मुस्लिम स्त्रियां हैं, उनके पर्दा के खिलाफ बात की, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड बात की। उन्होंने मोतीचूर बुर्का नामक एसेज लिखे। इसी तरह से सिस्टर सुब्बू लक्ष्मी थी, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने विडोज के लिए तो एजुकेशनल रेनासा किया, या एक एजुकेशनल पुनर्जागरण का कार्य किया था, जो विडो या विधवा स्त्रियां थी उनके लिए। इसी तरह से डॉक्टर हेमवती सेन का नाम आता है, जो कैलकाटा के कैम्पबेल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की थी, जो कि टॉपर थी। उनकी शादी तो 9 साल की अवस्था में हो गई थी, वो बाल विधवा थी, लेकिन फिर उनकी दोबारा मैरिज हुई और 1890 में उन्होंने भी अपने स्ट्रगल्स के बारे में बहुत लिखा है कि महिलाओं को शिक्षा की क्यों जरूरत है, जिसकी वजह से वो किस तरह से सशक्त हो सकती है। एक और महिला है डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी, जो कि पहली फर्स्ट वुमेन बनी थी, फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मद्रास। यानी ऐसी महिला, आप सब ये चीज बहुत अच्छे से मालूम होगी, हालांकि इसको हम आपको बता भी रहे हैं कि 1919 में भारत में पहली बार महिलाओं को प्रोविंशियल काउंसिल्स में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1918 में समस्त इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। छोटे काउंसिल्स या लोकल काउंसिल्स में तो उन्हें पहले से अधिकार था, लेकिन जो फुल फ्लेजेड अधिकार था वो उन्हें 1918 में मिला था। फिर से मैं यहाँ को एक कंपैरिजन दिखा रही हूँ वेस्ट और भारत का, कि यहाँ तो बहुत संघर्ष के बाद भारत में 1919 में यह अवसर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्त्रियों को प्राप्त हुआ। तो ये जो द्वितीय फेज है, ये द्वितीय फेज सिर्फ ये सीमित इतनी ही महिलाओं से संबंधित नहीं है। इन्हीं महिलाओं के कहने पर विभिन्न महिला ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई, जैसे वुमेन इंडियन एसोसिएशन, जो शुरू की एसोसिएशंस थी, 2-3 उनका नाम मैं बताती हूँ। वुमेन इंडियन एसोसिएशन है, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है। इन सभी का कार्य वुमेन को सशक्त बनाना था, एजुकेशन के जरिए ही सशक्त बनाना था, और जो सोशल इविल्स अभी तक भारत में थी उन्हें हटाने का कार्य करना था। इसके अलावा यही वह काल था, ये सेकेंड फेज की मैं बात करती हूँ, जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन भी चरम सीमा पर चल रहा था। इस स्वतंत्रता आंदोलन की विशेषता यह थी कि यह एक मास मूवमेंट था, और इस मास मूवमेंट में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कई फायदे हुए। उनमें से सबसे बड़ा फायदा था कि वो एम्पावर हुई, उन्होंने अपने स्व अस्तित्व को पहचाना, उन्होंने ये जाना कि वो घर से बाहर निकल सकती है। सोसाइटी में ने उनकी ओर देखने जो एक रुझान था सोसाइटी का, वो बदला कि नहीं, महिला बाहर निकल सकती है, वो अपने लिए फाइट कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया। जिस समय ये आपका जो 3 मेजर मूवमेंट्स चले, इसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और साथ क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसमें बहुत सारे जो नेशनलिस्ट हमारे थे उनके पत्नियों ने भाग लिया, जैसे चंदन दास जी की पत्नी बसंती देवी जी ने, उनकी बहन उर्मिला देवी जी ने, अनुकूलन मिश्र की पत्नी सुनीता बाला मिश्र जी ने, इसी प्रकार पंजाब में लाडली प्रसाद जूटसी की पत्नी लाडो रानी जूटसी ने भाग लिया। इस तरीके से आपने कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई जी ने, मतलब बहुत सारे नाम हैं।
स्वरूप रानी नेहरू, इनका तो आप नाम पहले से जानते हैं। अकाली जत्थे की जत्थेदारनी राघवीर कौर जी का नाम आता है। इसके अलावा आप देखें तो मृदुला साराभाई, जो कि विक्रम साराभाई जी की बहन थी, उनका नाम आता है। वल्लभ भाई पटेल की पुत्री मणिबेन पटेल, दादा भाई नौरोजी की पुत्री खुर्शीद बेन नौरोजी का नाम आता है। तो और विजय लक्ष्मी पंडित। इसके अलावा जो उस समय का क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसे हम आज की तारीख में न्यू नेशनलिस्ट आंदोलन के नाम से जानते हैं या मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रीतिलता वदेदार, कल्पना दत्त, बीना दास, कनकलता बरुआ, मातंगनी हजारे, इनके नाम आते हैं। सुनीति चौधरी, शांति घोष, जो कि बहुत ही छोटी छोटी बच्चियां थी, जिन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी आहुति देने को जो तैयार हो गई, जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। लक्ष्मी सहगल, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में जिन्हें रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का नेता बनाया गया। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो हजारों ऐसी महिलाओं का नाम है, जिन्होंने न केवल अपनी इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, बल्कि महिला सशक्तिकरण का असली रूप क्या होता है ये भी दिखाने का काम किया, और समाज को भी ये चीज बताने का काम किया। इसी में एक नाम आता है हंसा मेहता जी का, जो कि इंडियन डेलीगेट थी यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए 1947-48 में, एंड शी वाज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग लैंग्वेज ऑफ द डिक्लेरेशन। उन्होंने यूएन के जो डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र है उसकी लैंग्वेज ही चेंज कर दी। ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल से उन्होंने ऑल ह्यूमन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल की बात कही, जो कि हाईलाइट करता है जेंडर इक्वालिटी को। तो यहाँ पे भी इन्होंने स्त्री की जो प्रभुता है और स्त्री की जो आप कहते हैं एक तरह से जो सशक्तिकरण है उसके बारे में बात करी है। 1902 से 1921 के मध्य भारत में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। सैडलर आयोग की भी स्थापना की गई 1919 में। सैडलर आयोग ने भी रिपोर्ट किया, लेकिन अभी भी स्त्रियों की जो प्रतिशत था वो बहुत कम था। कहा जाता था कि कुल स्त्रियों में मुश्किल से 5 या 6% स्त्रियां ही एजुकेशन या शिक्षा ग्रहण कर रही। सार्जेंट योजना में भी 1944 में भी इसका सर्वे किया गया। हाँ, स्वतंत्रता के पश्चात ये एक तीसरा चरण आता है स्त्रियों के विकास की। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों का विकास बहुत आगे तक हुआ, जैसा कि अभी हमारे अग्रज त्रिपाठी सर बता रहे थे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो एजुकेशन कमीशन थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में बना, जिसके अध्यक्ष मिस्टर मुतालियर थे। और नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन 1963 और कोठारी कमीशन, इन सब की एक ही वो थी। इन सब ने शिक्षा पर बेहद जोर दिया, जिससे जो वुमेन एजुकेशन है वो भारत में अधिक से अधिक बढ़े। और उसी की वजह से जो इतना गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाई गई जो आज तक आप देख रहे हैं, उसकी वजह से एजुकेशन तो बहुत आगे बढ़ा। लेकिन अभी एक चैलेंज बाकी था। वो चैलेंज आता है ग्लोबलाइजेशन के दौर में। ग्लोबलाइजेशन का दौर, जो कि हमारी ये कहा जाए कि 20वीं शताब्दी के अंत में या 21वीं शताब्दी की शुरुआत में जो ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, जिसे हम थर्ड वेव के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है। ये अर्बनाइजेशन लेकर आ रहा है, शहरीकरण लेकर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन लेकर आ रहा है, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावादी प्रणाली को लेकर आ रहा है, और इस समय माइग्रेशन हो रहा है महिलाओं का। तो इस समय महिलाओं का जो प्रवृत्ति है, जो पहले से चली आ रही थी एसेंस इंडिपेंडेंस, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। उन चेंजेस में कुछ अच्छे चेंजेस हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया कि हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ी, हर क्षेत्र में उसको बहुत अवसर प्राप्त हुए या अपॉर्चुनिटी की कहीं कोई कमी नहीं रही। और इस समय, लेकिन अब समस्याएं क्या है? इस समय की जो समस्याएं हैं वो पुरानी समस्याओं से अधिक
सामने आती हैं, जैसे डाउरी सिस्टम, जैसे हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, या आपके जहां आप कार्य करते हैं वहां हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, क्योंकि अब संयुक्त परिवार तो रहे नहीं ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद, वैश्वीकरण के दौर के बाद, प्राइवेटाइजेशन होने के पश्चात और अर्बनाइजेशन होने के पश्चात, तो ये तो बने नहीं। अब प्रॉपर्टी राइट्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, विमेन का डुअल रोल हो गया कि उसे घर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है कि स्त्री को घर को भी संभालना है और साथ ही साथ बाहर को भी संभालना है। इस समय बहुत सेक्स ट्रैफिकिंग, वायलेंस स्त्रियों के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें शुरू हुई। अब इन सारी चीजों को रोका कैसे गया? अब इनको रोकने के लिए सरकार और एनजीओज आगे आए। इस बहुत से एक्ट्स पारित हुए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट, इसके अलावा हिंदू सक्सेशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मैच्योरिटी बेनिफिट एक्ट, यहाँ तक कि प्रसव के दौरान छुट्टियां देने के प्रावधान, ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ संबंधित एक्ट, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बनाया गया 1985 में, जिसने कि बहुत सारे विमेन को बहुत सारे अधिकार देने की बात कही। तो हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि तीसरे फेज में एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, नौकरी की कोई कमी नहीं है, साथ ही साथ अगर आप ये कहें कि विमेन इंडिपेंडेंट, यस विमेन इज आल्सो इंडिपेंडेंट, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन साथ में क्या लेकर आया? ग्लोबलाइजेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी साथ में लाया, लेकिन वो बाहर की संस्कृति भी लेकर भारत में आया और उसी के परिणाम हमें अब दिखने शुरू हो। अब इन चीजों से बचाने के लिए भारत को, या भारतीय महिलाओं को, या भारतीय सोसाइटी की अगर हम बात करें, जैसे अभी लगातार की बात कही गई कि विमेन एम्पावर सिर्फ विमेन की वजह से नहीं होगी जब तक पूरी सोसाइटी एम्पावर्ड नहीं हो जाएगी। अब या विमेन के प्रति सेंसिटाइज नहीं हो जाएगी। अब विमेन को सेंसिटाइज करने के लिए तमाम अभियान चलाए गए, जिन्हें हम सेंसिटाइज सोसाइटी का या जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, जिनके वर्कशॉप सरकार की ओर से कराए गए, एनजीओ की तरफ से कराए गए, महाविद्यालयों की तरफ से कराए गए, विश्वविद्यालयों की तरफ से कराए गए, यानी स्कूलों तक से कराए गए, जिससे हमारी सोसाइटी स्त्री के उस जाए तो ये डिकोटमी है कि शिक्षा बढ़ रही है, स्त्री की शिक्षा दिनों दिन बढ़ रही है, हम तो कहते हैं वो इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन वो एम्पावर्ड क्यों नहीं है? क्यों नहीं ऐसा होता है? क्यों नहीं ऐसा है कि वो सुरक्षित है? क्यों नहीं ऐसा है कि वो अपने डिफेंस कर सकती है? क्यों नहीं ऐसा है कि हर जगह उसको पूरा सिक्योर्ड माहौल प्राप्त है? अब उसका कारण, यदि उसके कारण जाए तो जो मुझे समझ में आता है वो कारण ये है कि जो हमारी शिक्षा, जिस शिक्षा को हम देने का कार्य कर रहे हैं, जब तक उस शिक्षा में हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम समाहित नहीं होगा, जो विकसित, तब तक हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वो एजुकेशन सिस्टम जो मूल्यों पे आधारित होगा, और वो मूल्य आधारित शिक्षा हमारे मस्त समाज को दी जाएगी, जब लड़की को दी जाएगी या स्त्री को दी जाएगी तो नेचुरली उसके बच्चों को दी जाएगी और बच्चों के द्वारा पूरे समाज को दी जाएगी। जब तक यह मूल्य जनित शिक्षा, इंडियन नॉलेज सिस्टम से बेस्ड शिक्षा नई टेक्नोलॉजी की शिक्षा के साथ समाहित करके नहीं दी जाएगी। देखिए, निरंतरता है, जो शिक्षा की निरंतरता है वो तो चलती आ, जो टेक्नोलॉजी की निरंतरता है वो तो चलती आ रही है। इसी प्रकार जो हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम में निहित जो हमारी सभ्यता की निरंतरता है वो भी चली आ रही है, जिसको हमें पहचानने की जरूरत है। और न्यू एजुकेशन सिस्टम के तहत इन दोनों के एसिमिलेशन, जो टेक्नोलॉजी है, हम प्रोग्रेसिव हमेशा रहेंगे, हमें नई टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, हमको उसकी मॉडर्निटी को अपनाना है, लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने, और वो संस्कार हमें कौन नहीं भूलने देगा? हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो जब इन दोनों एस्पेक्ट्स को आपस में ज्वाइन करके शिक्षा दी जाएगी, और वो शिक्षा फिर जिसे कहते हैं बिलो तक जाएगी, यानी
लड़की के पास गई, उसने अपने बच्चों को दी, उससे पूरे समाज के पास वो शिक्षा फैली, तभी यह जो आज का टॉपिक है वो पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं कि हम उसे जस्टिफाई कर सकेंगे। बिकॉज टू एजुकेट अ वुमन, you educate not only a family but a whole society. स्त्री में जो रेजिलियंस होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वुमेन में, अगर वो इस तरह की शिक्षा और को एनहांस किया जाएगा तो एम्पावरमेंट अपने आप ही स्वजनित हो जाएगा। यह मेरा मानना है। और आप लोगों का मुझे लगता है समय लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आदरणीय मैम। आपने मतलब हमको अभी बात कर रहे थे कि मैडम ने पूरा हिस्ट्री से लाते हुए महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, उसके साथ शिक्षा को जोड़ के आपने जो बहुत ही सुंदर समझाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमको भी इतिहास में इतनी सारी महिलाओं के नाम जानने का अवसर मिला, हम मतलब आश्चर्यचकित है। और हम आपको ये तो हम आभासी मंच के माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं, पर हम आपको कभी सामने से सुनना चाहेंगे ताकि हम और ज्ञान प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके इतने सुंदर उद्बोधन के लिए, इतने सुंदर वक्तव्य के लिए, और हम सभी को और हमारे प्रतिभागियों को लाभान्वित करने के लिए आपका बहुत